आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। एसेट सेल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, टारगेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, इकोनॉमिक्स बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा करिए, मैं भी रेगुलरली पढ़ता हूं। बड़ा मजा आता है क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इस हर एक पैमाने की बात करेंगे कि क्यों आखिरकार सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती क्यों है। इंडियन एक्सप्रेस का ये एडिटोरियल है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है, समझाया है। मैं आपको एक एक चीज अभी क्लियर करूंगा। बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स है। टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, आईबी की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। टोटल 10 टेस्ट है, आप जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगले अगले महीने से मैं ट्रैवल करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे अपडेट्स डालूंगा। देखिए, आप मुझसे फिर से सवाल पूछ लीजिए शुरू से, क्योंकि अब 4 दिन से मैंने क्वेरीज आंसर नहीं की थी। 2 दिन की आंसर की बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इतना वक्त रहता नहीं। आप फिर से पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है। जो भी आपको सवाल पूछना हो सकता है कुछ क्वेरीज पेंडिंग हो गई हो। देखिए, बजट आने वाला है, हम सबकी नजरें हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने, आपको पता ही है कि जब लास्ट ईयर का यूनियन बजट उन्होंने प्रेजेंट किया था, तो उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को 2.1 लाख करोड़ रखा था। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। 2 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। अब ये रखा क्यों जाता है, हम ये भी बात करेंगे, क्यों डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करती है। अब आपको बता दूं कि ये टारगेट बहुत ज्यादा था, ये 3 गुना ज्यादा था। आमतौर पे जितना टारगेट रखा जाता है उससे 3 से 4 गुना ज्यादा था। और फिजिकल डेफिसिट बिल्कुल एकदम बैलेंस रहे, कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो है वो रखा गया था। लेकिन देखिए, टारगेट करने से कुछ नहीं होता है। आपने सोचा कि मैं एक साल में इतना पैसा कमाऊंगा, आपका टारगेट है मान लीजिए कि 10 लाख, मैं एक साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा। अब जरूरी थोड़ी ना कि आप 10 लाख रुपए कमा ही पाए, है ना। हो सकता है आप कम भी कमाए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है आप कम कमाए। सरकार भी तो भाई बिजनेस ही कर रही है एक तरीके से, उसको तो अपना खर्चा चलाना है ना, देश को चलाना है। तो पब्लिक सेक्टर यही तो करते हैं ना, प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सब कुछ बिजनेस है। तो यहां पे जो सरकार के पास रिसोर्सेज है उसको कैसे यूज करती है। अब अगर सरकार के पास पैसे कम है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। तो अगर आपने ये बोला कि मुझे चलिए 10 लाख रुपए कमाने हैं, लेकिन हो सकता है आप इतने ना कमा पाए, वो तो आपका टारगेट है। सरकार के साथ भी ऐसा ही होता है, वो टारगेट भले ही सेट कर दे, लेकिन अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो अपने टारगेट को कभी मीट नहीं कर पाती है। खरीदने को भी तो होने चाहिए ना लोग। आपने बोला कि मैं अपनी कार जो है, जैसे मकानों के साथ बहुत होता है, प्रॉपर्टी के साथ मैंने अक्सर देखा है कि प्रॉपर्टी में क्या ऊल जलूल जो दाम है लोग लगाए जाते हैं। कोई बोल देगा कि वो प्रॉपर्टी मुश्किल से 50-60 लाख की है, वो बोलेगा नहीं 1.5 करोड़। बोलो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ बोल दो, बोलने में क्या जाता है, लेकिन वो टारगेट पूरा ही नहीं होगा। वो बिकेगी तो उतने की ना, और उसके बाद खरीदार मिलना चाहिए। तो सरकार के साथ भी ये चीज होती है कि जो आपके टारगेट्स है, जिसका आप जो पब्लिक सेक्टर का आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या पूरा बेच दो या उसका पार्ट भी अगर बेच रहे हो, जैसे अभी एलआईसी को पब्लिक किया गया, तो पार्ट भी अगर बेच रहे हो तो खरीदार भी तो मिलने चाहिए, समझे कि नहीं। तो इसीलिए जो टार्डी पेस ऑफ सेल्स थी, मतलब बहुत अच्छी सेल नहीं थी। ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि सरकार अपना टारगेट मीट नहीं कर पाएगी, और ये सब कई बार हुआ। अभी हम चार्ट में देखेंगे कि टारगेट्स क्या था और एक्चुअल कितने लोगों ने खरीदा। अब दोस्तों, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे भाई, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स ओन करता है, पब्लिक सेक्टर सरकार का है ना। जहां सब कुछ पब्लिक सेक्टर, मतलब सब कुछ सरकार का। जैसे ईरान हो गया, ज्यादातर जो कम्युनिस्ट नेशन है जहां पे कट्टरपंथी है, वहां पे सब कुछ सरकार का है। ईरान हो गया, यूएई हो गया, चाइना हो गया। ज्यादातर चीजें, हालांकि चाइना में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां पे भी ज्यादातर जो स्टेक है वो सरकार के पास ही रहता है। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर, जैसे एयर इंडिया हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, डीएमआरसी हो गया, एलआईसी हो गया, बहुत सारे, ठीक है। बैंक्स हो गए, जो सरकारी बैंक्स होते हैं, उन सब में सरकार का स्टेक होता है। स्टेक आप समझते हो ना, आपका कितनी परसेंट ओनरशिप है आपकी, कि आप कितना शेयर, आपने कितने परसेंट के शेयर होल्डर है। भाई सिंपल सी बात है, कोई कंपनी है, 50% से ज्यादा अगर मैंने उसमें शेयर लगा रखा है, तो इसका मतलब एक तरीके से मैं ओनर हूं। भाई 1 करोड़ का खर्चा है और उसमें से 51 लाख मैं ही दे रहा हूं, तो मैक्सिमम तो मैंने दिया है ना। तो 51% से ज्यादा मतलब आपका, आप क्या है एक तरीके से उस कंपनी के, उस फर्म के मालिक हो, ठीक है। तो सेंटर क्या है, सेंटर लिक्विडेशन से अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाती है पीएसयूज में, पैसा डाल के या निकाल के, डाल के में बेसिकली यहाँ पे अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाती है, ओन करती है उसे। अब ये जो एसेट्स हैं, ये जो एसेट सेल्स है जब बेचती है सरकार, ये सरकार के सरकारी शेयर को कम करते हैं।
सिंपल सी बात है ना कि भाई मेरे पास अगर 56% की ओनरशिप है, ठीक है, मान लो सरकार की, जैसे मान लो 56% की ओनरशिप है, अब उसने 10% बेच दी, 10% सेल कर दी, तो 46% हो गई ना, यानी कि सरकार की ओनरशिप कम हो गई। मैं अगर अपने मकान का आधे से ज्यादा हिस्सा बेच रहा हूं, तो अब उस मकान पे मेरा हक नहीं है, वो कम हो गई। जैसे एलआईसी के साथ अभी इन्होंने किया, जैसे 2001 में भारत एल्यूमिनियम कंपनी को उन्होंने वेदांता ग्रुप को बेच दिया था, खूब पैसे आए थे उस समय। अब इससे पहले हम और इसमें डीप में जाएं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मैं ग्रुप चैनल बेच नहीं रहा हूं, बल्कि आप यहां पे मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं मेरे लेक्चर्स की। 13,100 सब्सक्राइबर है, तो आप इसी को ज्वाइन करें। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार डिसइन्वेस्टमेंट किया क्यों जाता है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्यों बेची जाती है? इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि ओवरऑल एफिशिएंसी को इंप्रूव करना। सरकारी काम जहां पे आ जाता है, हालांकि मेरा कुछ अलग मानना है, मैं बताऊंगा मैं क्या बिलीव करता हूं। सरकारी काम जहां पे आ जाता है तो वहां पे स्लो काम हो जाता है, आपको पता ही है। आप देख लीजिए, प्राइवेट बैंक में जाइए, जैसे मेरा एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट है, मतलब दो में है मेरा वैसे चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पब्लिक कर देता हूं। एक सरकारी में है और एक प्राइवेट में है। तो प्राइवेट बैंक की एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है, बिल्कुल एक एक चीज, वो कुछ भी तुरंत फोन करेंगे, सर आपका ये ट्रांजेक्शन हुआ है, कहीं आपने तो नहीं किया। तो डेफिनेटली प्राइवेट जो है वहां पे काम, क्योंकि देखिए वो कंपटीशन में है, वो कंपीट कर रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट बैंक एक दूसरे से कंपीट, तो वो सर्विस अच्छी देंगे ही नहीं, भाई मेरा क्या, मैं दूसरे प्राइवेट बैंक पे चला जाऊंगा। तो इसीलिए ओवरऑल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए सरकार बेच देती है। सरकारी काम थोड़ा सा स्लो होता है, प्लस एक और चीज होती है, सरकारी काम है तो सरकार की भी दखल अंदाजी होती है। भाई कई बार पॉलिटिकल कंसिडरेशन होते हैं, हम लोगों के हित में नाम काम करके हम पॉलिटिक्स के लिए काम करते हैं, ऐसा कई बार देखा गया है। मैं नाम नहीं लूंगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार जो है वो पैसे उठा लेती है, या इस तरीके के डिसीजंस होते हैं जो सरकार को फेवर करे। जब पीएसयू सरकार के साथ ट्रांजेक्शन करती है, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचती है, तो ये मार्केट फैक्टर पे डिटरमाइन नहीं होता है, जितने के बिक रहे हैं मार्केट में क्या चल रहा है उस पर डिटरमाइन नहीं, पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे होता है कि नहीं? तो इसीलिए पॉलिटिकल कंसिडरेशन थोड़ी सी होती है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो घट जाती है। तभी तो बोलते हैं ना कि पीएसयू को बिल्कुल स्वतंत्र कर दो, अपने हिसाब से काम करें, सरकार की दखल अंदाजी रहे लेकिन ज्यादा दखल अंदाजी ना रहे। हालांकि मेरा मानना यह है दोस्तों कि अभी जैसे आपको पता ही है कि सरकार ने अपने कल्चरल एसेट्स भी प्राइवेट पार्टनर्स को देने शुरू किए हैं। सरकार का कंट्रोल ठीक होता है, मेरा मैं उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि प्राइवेट ना वो अपने हिसाब से चलाते हैं, और प्राइवेट दे एक्चुअली फोकस ऑन प्रॉफिट। अब उसमें जैसे अभी रेलवे का है, अब देखिए रेलवे सरकार अभी ओन कर रही है, वो कभी बेचेगी नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए भैया, नई ट्रेन आ रही है, वो थोड़ा सा है, खाली 5% पार्ट है, 95% रेलवे कभी प्राइवेट नहीं होने वाला। बोल रहे थे, मैंने जब लेक्चर्स किए थे इस पे 4-5, तो कह रहे थे सर क्या रेलवे में अब जॉब्स नहीं आएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो सरकार के पास ही रहेगी, ठीक है। लेकिन यस, अगर मान लीजिए कि रेलवे प्राइवेट होगी, तो आपने देखा कि तेजस एक्सप्रेस जो है उसमें बहुत हाई टिकट है, उसमें गरीब इंसान सफर नहीं कर सकता, लेकिन सरकार जो है वो सबका ख्याल रखती है ना, उसको सबको साथ में लेके चलना है। सरकार का मतलब ही है कि भाई वो पब्लिक के लिए काम करेगी, तो वो गरीब से गरीब इंसानों का ख्याल रखती है। भाई पहले क्या था, जब बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था 1969 से पहले, तो प्राइवेट बैंक होते थे, तो गरीब इंसान आप घुसना तो छोड़िए, बैंकों की तरफ देख भी नहीं सकता था, घुसना तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन जब नेशनलाइजेशन हुआ, तब हर कोई बैंक में अपने अकाउंट खुलवाने लगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सरकार का कंट्रोल अच्छा होता है, एफिशिएंसी भले ही बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन कम से कम हर एक इंसान का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाता है, मेरा थोड़ा सा ये मानना है। हालांकि वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म इज ऑलवेज गुड। ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा हूं, बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूं। दूसरा फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर डेफिसिट को कम करना है यार। हालांकि 1991 से पहले इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता था। सरकार क्यों, सरकार को पैसे की जरूरत होगी जब रेवेन्यू इतना नहीं आ रहा है, टैक्स इतना नहीं आ रहा है। अब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल 87 रुपए लीटर हो गया यार, मतलब 85 से ऊपर पहुंच गया है। आपको पता है पेट्रोल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत सिर्फ 23 रुपए है। उसके बाद कंपनी की आप कॉस्ट जोड़ लीजिए तो 3-4 रुपए, 27 रुपए। उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो सेंटर का समझ लीजिए कि 30 से 40 रुपए तक टैक्स, उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स आ जाता है, तो टोटल वो 80-85 का बिकता है। और देशों में बहुत ही कम का बिक रहा है। इधर बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब जगह, नेपाल हो गया, 50 से 55 रुपए का तेल बिक रहा है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा नहीं है, वो तो कम है।
लेकिन सरकार को टैक्स चाहिए, रेवेन्यू चाहिए उनको देश चलाने के लिए। तो जब सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आता है तो वो क्या करती है, पीएसयू को बेचती है। जब गैप बढ़ जाता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का, भाई सिंपल सी बात है ना कि आप जैसे आप हो, अब जैसे 1991 से पहले क्या होता था मैं बताता हूं। अगर पीएसयू को बेच रहे हो तो बेटा पब्लिक जिंदा मार देती थी, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता था। पता है क्यों? अगर मान लीजिए कि आपका ही परिवार है और आपको पता है कि मैं जितना खर्च कर रहा हूं उतना कमा नहीं पा रहा हूं, मेरा खर्च 20,000 का है लेकिन मैं कमा रहा हूं 10,000, तो 10,000 मैं कहां से लाऊंगा? गहने बेच दो। पहले यह माना जाता था कि अगर आप पीएसयू पब्लिक सेक्टर्स को बेच रहे हैं तो आप अपने घर के गहनों को गिरवी रख रहे हैं एक तरीके से। ये बहुत ही खतरनाक है, ये मत करो। लेकिन 1991 के बाद सब एक्सेप्टेबल था। सोना तो हमको भैया गिरवी रखना ही पड़ा ना आईएमएफ में, और पूरा ये सब जो पूरा 1991 में जब हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी तो हमने अपनी इकोनॉमी खोली, आईएमएफ की कुछ शर्तें थी, तो ये सब तो हमको करना ही पड़ा। 1991 के बाद इसको ठीक माना गया, तो पोस्ट लिबरलाइजेशन में इसको ठीक किया गया ताकि एक तरीके से मतलब सरकार जो है वो एसेट्स बेच के पैसा ले सके और जो भी रेवेन्यू है उनको दूसरी जगहों पे लगा सके, जैसे नए रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, वेलफेयर स्कीम चलाना। तो इसलिए भी सरकार एक तरीके से पैसे लाने के लिए सरकार जो है वो अपने एसेट्स को बेचती है। ये दूसरा फैक्टर है। अब आपको पता ही है कि जितने भी पीएसयूज हैं दे वर्क अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, मिनिस्ट्रीज विद इन द गवर्नमेंट। ऑयल है तो ऑयल मिनिस्ट्री के अंदर, कोल मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है, रेलवे है तो रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर। लेकिन अगर डिसइन्वेस्टमेंट की या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, दीपम जिसको बोला जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अब ये सेंटर का जो इन्वेस्टमेंट है इन पीएसयूज उसको देखता है, और सेल ऑफ सेंटर्स एसेट्स अगेन फॉल्स विद इन द मैंडेट ऑफ द दीपम। इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब दीपम के ही अंदर आती है। भले ही पीएसयूज डिफरेंट मिनिस्ट्री के अंदर है, डिफरेंट मिनिस्ट्री मतलब आपको उस मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी होगी, लेकिन जब आप डिसइन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तब आपको परमिशन नहीं चाहिए। अब हर साल फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो है वो रखती है। अब आप देखिए डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, अब यहां पे आप चीजें समझेंगे। 2006 में ये देखिए, मेरा कर्सर कहां चला गया यार, हाँ ये रहा। जो टारगेट है कितना था वो 3,840 करोड़। जीरो एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट रिसीप्ट कितनी, खरीदा कितना, जीरो। परसेंट कितना था, 0.00, कुछ बिका ही नहीं। ये पिछले आपके 15 साल के आंकड़े, आप 2007-2008 पे आ जाइए, 4,000 मतलब 41,651 करोड़ का टारगेट था, बिका कितना, ओनली 3,392 करोड़, 8.14%। बस मतलब ये इसका परसेंटेज है, ठीक है ना। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रिसीप्ट जो आई है डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट उसका परसेंटेज है, मतलब खाली 8%। जो टारगेट था उसका केवल 8% बिका। 2008 में केवल 0.17%। 2009-2010 में देखिए टारगेट कितना था, 1,120 करोड़, बिका कितना, 4,306 करोड़, मतलब एक तरीके से 4 गुना ज्यादा, तो 384% बिका है। उसके बाद 2010 में देख लीजिए 55, फिर अगेन 2011-2012 में फिर 2.86, टारगेट और एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट को मिलाते चलिएगा। 2014-2015 में तो 0.51%, मतलब 43,000 करोड़ का टारगेट था, सिर्फ 222 करोड़ दिखा। अब हम स्किप करके 2017-2018 में 100% बिका, मतलब जितना टारगेट था उससे ज्यादा ही हमने बेचा। 2018-2019 में आप देख लीजिए 106%, उसमें भी बहुत बढ़िया बिका। 2019-2020 में घटाइए, 1,05,000 करोड़ का टारगेट था। अब आप एक इसमें ट्रेंड नोटिस करिए कि ये 2012 के बाद से, मतलब नहीं 2010 के बाद से ये लगातार जो टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट का ये बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है, समझे, डेफिसिट भी ज्यादा, तभी तो सरकार इतना बेच रही है। 2021 में आई है, मतलब 2020 पिछले बजट में लगभग 2 लाख करोड़ का टारगेट था, 6,179 बिका है, 3% से भी कम। तो यही बोला जा रहा है कि सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट तय कर रही है वो मार्केट कंडीशन बहुत ही फेवरेबल है, लेकिन उसके बावजूद सरकार बेच नहीं पा रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आप समझे होंगे, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।